हेलो फ्रेंड्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था डोबे राइनर का त्रिक नियम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। यह भी एक तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए दिया गया था। इस नियम की खास बात थी, जो भारतीय संगीत है उसके अष्टक पर आधारित था। संगीत के जो अष्टक है उस पर आधारित था। और उन्होंने क्या कहा कि जो भारतीय सुर के अनुसार जो आठवां संगीत का सुर है वो पहले संगीत के सुर के समान होता है। उसी प्रकार से तत्वों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि जो प्रथम तत्व है उसके गुणधर्म आठवें तत्व से मेल खाते हैं। यानी कि देखते हैं इसकी थ्योरी। सबसे पहले हम बात करते हैं जो न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु न्यूलैंड्स ने क्या किया, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। यही काम किया था डोबे राइनर ने भी। उन्होंने भी क्या किया था, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया था। उन्होंने 3-3 के ग्रुप बनाए थे और इन्होंने बनाए 8-8 के ग्रुप। और उन्होंने पाया कि जो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण है वो पहले तत्व के समान थे। इन्होंने जो सारणी बनाई उसमें जो 8वां तत्व प्राप्त हुआ इन्हें, उनके जो गुणधर्म है वो पहले तत्व के समान थे। ठीक है, तो इसकी तुलना की गई संगीत के अष्टक से की गई, इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे अष्टक का सिद्धांत क्यों कहते हैं? जो इसकी तुलना संगीत के जो अष्टक से की गई, इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसे कि लिथियम है, लिथियम और सोडियम धातु के गुण क्या है भाई? समान है। वो कैसे हैं यहाँ पर हम देखते हैं एक बार। जो भारतीय संगीत के सुर हैं वो कैसे हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो सा है पहला सुर है ये वाला, और ये अंतिम 8वां है, इन दोनों सेम है। उसी प्रकार से जो इसका लिथियम है और इसका सोडियम है, इनके गुण धर्म भी क्या है? समान। ये नियम यही कहता है कि न्यूलैंड्स कहता है कि जो 8वां तत्व है उसके गुण पहले तत्व के समान थे। इस प्रकार से इन्होंने बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार, सॉरी, बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया, न कि परमाणु क्रमांक के। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी जो सीमाएं थी, ये क्यों फेल हुआ। तो इसकी जो पहली सीमा थी वो है कि यह नियम केवल कैल्शियम या कैल्शियम धातु तक ही या हल्के तत्वों तक ही लागू हुआ। कैल्शियम के बाद में यह नियम फेल हो गया, बढ़ते परमाणु क्रमांक के हिसाब से यह नहीं चल पाया। और फिर क्या हुआ, अक्रिय गैसों की खोज के बाद यह पूर्णतः असफल साबित हुआ। जब ही अक्रिय गैसों की खोज हुई, नोबेल गैस की खोज हुई, उसके बाद में यह नियम बिल्कुल फेल हो गया। क्योंकि फिर तो यह कैल्शियम तक भी लागू नहीं हुआ, क्योंकि भाई अक्रिय गैसों की खोज हो गई, 18वें वर्ग की खोज हो गई थी। उसके बाद में क्या हुआ, नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। जो नए तत्व खोजे गए उनके गुण हैं वो इस सारणी से बिल्कुल भी मैच नहीं करते थे, इसलिए ये सारणी फेल हो गई। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल दो समान तत्वों को एक साथ रख दिया, सॉरी, असमान तत्वों को एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी उनको एक स्थान पर रख दिया। तो समान समान गुण धर्म वाले थे उनको तो अलग अलग रख दिया, और जो उनके गुणों में कोई समानता नहीं उन्हें एक साथ रखना पड़ा, बढ़ते परमाणु भार के अनुसार। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत है वो फेल हुआ। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी, और उसके बाद में हम आएंगे आधुनिक आवर्त सारणी पर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप भी लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके